Hello friends, welcome to my YouTube channel सिन्हा स्टडी सर्कल। आई एम संजय सिन्हा, योर इंग्लिश गाइड। हम लोगों ने नॉन फिनाइट वर्ब शुरू किया था पिछले वीडियो में। तो नॉन फिनाइट वर्ब के 3 भेद होते थे, इन्फिनेटिव, जिरंड एंड पार्टिसिपल। अब हम लोग सेपरेटली तीनों के रूल्स, यूसेजेस देखेंगे। तो आइए हम लोग इन्फिनेटिव से शुरू करते हैं। इन्फिनेटिव का अर्थ होता है 2 प्लस V1, कि 2 के साथ हमेशा V1 फॉर्म लगता है। जैसे टू गो, टू प्ले। हम कभी भी टू हेल्ड नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हेल्ड तो V2 हो जाएगा। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड V2 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें लिखना चाहिए था टू होल्ड। इस सिंपल रूल पर भी बेस्ड एरर्स अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि टू के बाद हमेशा V1 का प्रयोग करें, तब वह इन्फिनेटिव का फॉर्म होता है। इसका अगर हम निगेटिव बनाएंगे तो नॉट 2 प्लस V1 होगा। हमेशा यह ध्यान रखें कि नॉट का पोजीशन 2 प्लस V1 के पहले होता है, बाद में नहीं होता है। तीसरी बात कि इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस 2B प्लस V3 लगाकर बनता है। जब मैंने आपको पैसिव वॉइस पढ़ाया था तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, हाउ टू मेक द पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव। आप उसे वहां देख सकते हैं। एक सेपरेट वीडियो डिटेल में हमने पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव पे बनाया था। अब आप ये समझिए कि इन्फिनेटिव क्या करता है। इन्फिनेटिव जो है ये वर्ब नाउन है। तो वर्ब नाउन है, इसका मतलब है कि इन्फिनेटिव एक ऐसा वर्ब है जो नाउन का काम करता है। तो कोई भी चीज नाउन का काम अगर करेगा तो उसे सब्जेक्ट बनना होगा, उसे ऑब्जेक्ट बनना होगा, उसे कॉम्प्लीमेंट बनना होगा। क्योंकि नाउन हमेशा सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, कॉम्प्लीमेंट बनता है। तो अगर इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बन सकता है तो उसमें नाउन का गुण है। तो इन्फिनेटिव में नाउन का गुण है, इसलिए यह सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट बनता है। आइए देखते हैं। इन्फिनेटिव एज सब्जेक्ट। एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, टू अर्र इज ह्यूमन। टू फॉरगिव इज डिवाइन। अर्र एरर का वर्ब है। अर्र माने गलती करना। गलती करना मानवीय गुण है और क्षमा करना ईश्वरीय गुण है। तो टू अर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। अब इज हमारा वर्ब है और इज के पहले टू अर्र आया है, इसका मतलब यहां पर यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इन्फिनेटिव एज सब्जेक्ट। इज हमारा वर्ब है, तो ये टू फॉरगिव जो है ये क्या है, ये इसका सब्जेक्ट है। तो इस तरह हमने देखा कि इन्फिनेटिव सब्जेक्ट बन सकता है। टू वर्क इज वर्शिप,
तो इज का टू वर्क क्या है? सब्जेक्ट है। टू रन इज हेल्दी, तो टू रन क्या है? इज का सब्जेक्ट है। तो इन्फिनेटिव सब्जेक्ट बन सकता है। इन्फिनेटिव एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब, कि किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब का यह ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो आप एक वाक्य देखिए, ही लिव्स, ही लाइक्स टू सिंग, तो ही सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है, तो टू सिंग क्या है? इन्फिनेटिव एज ऑब्जेक्ट। आप एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं। नो वन वॉन्ट्स टू डाई, कोई भी मरना नहीं चाहता है। तो इस वाक्य में नो वन क्या है? सब्जेक्ट है, वॉन्ट्स ट्रांजिटिव वर्ब है, और टू डाई ऑब्जेक्ट है, और ये इन्फिनेटिव फॉर्म में है, इसलिए इन्फिनेटिव एज ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा कि इन्फिनेटिव सब्जेक्ट बन सकता है, इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट बन सकता है। अब तीसरा आप देखें, इन्फिनेटिव एज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक, पूरा करने वाला को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। आप ये वाक्य देखिए, हिज ग्रेटेस्ट पैशन इज, तो ये तो सब्जेक्ट है, और इज आपका लिंकिंग वर्ब है, ये वर्ब है, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इसलिए इसे ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, बल्कि इसे पूरक कहेंगे। क्योंकि माई ग्रेटेस्ट पैशन इज लिख देने से वाक्य पूरा नहीं होगा, तो वाक्य को पूरा करने के लिए हमें कुछ चाहिए था, तो हमने यहां पर इन्फिनेटिव दिया है, टू रीड। तो यहां पर इन्फिनेटिव क्या है? इन्फिनेटिव एज कॉम्प्लीमेंट। एक और वाक्य आप देख सकते हैं, हिज डिजायर इज टू बिकम एन IAS ऑफिसर, उसकी इच्छा है कि वह एक IAS ऑफिसर बने। तो इज हमारा वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, तो टू बिकम क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरह हमने देखा कि इन्फिनेटिव सब्जेक्ट बन सकता है, इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट बन सकता है, और इन्फिनेटिव कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। जब मैंने आपको टेंस बतलाया था, तो मैंने आपको बतलाया था कि इंग्लिश में ऑब्जेक्ट दो ही चीज लेता है। ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होता है, या ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का होता है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है, या ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन होता है। तो वर्ब और प्रीपोजिशन के अलावा इंग्लिश में कोई भी दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। तो आपने देखा ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। अब देखिए कि इन्फिनेटिव एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, यह प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे जब आप कहते हैं ही इज अबाउट टू कम, तो अबाउट क्या है? प्रीपोजिशन है, तो ये टू कम क्या है? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। टू कम इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन अबाउट। ही इज अबाउट टू कम मीन्स वह आने आने को है। द ट्रेन इज अबाउट टू लीव मीन्स ट्रेन अब जाने जाने को है। ही इज अबाउट टू स्लीप मतलब वह सोने सोने को है, सोने ही वाला है। एक दूसरा एक उदाहरण देखिए, यू हैव नो चॉइस बट टू ओबे, कि तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं है बात को मानने के सिवा, के अलावा। तो यहां बट का अर्थ क्या हो रहा है? एक्सेप्ट, के अलावा, के अलावा। तो यहां पर बट कंजंक्शन का काम नहीं कर रहा है, यहां पर बट आपको प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, क्योंकि इसका अर्थ एक्सेप्ट, के अलावा हो रहा है। तो फिर टू ओबे क्या है?
तो टू ओबे इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इसलिए हमने देखा कि इन्फिनेटिव सब्जेक्ट बन सकता है, इन्फिनेटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है, इन्फिनेटिव कंप्लीमेंट बन सकता है, इन्फिनेटिव प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। एक विशेष स्थिति देखिए कि इन्फिनेटिव एज एन एडजेक्टिव, कि इन्फिनेटिव एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है। एक उदाहरण आप देखिए, ही हैज नो मनी, तो मनी तो नाउन है और मनी किस लिए नहीं है? टू बाई ए कार। तो यहां पे टू बाई क्या है? इन्फिनेटिव एज एडजेक्टिव, क्योंकि यह मनी के बारे में कुछ कहा जा रहा है कि ही हैज नो मनी टू बाई ए कार, तो ये इन्फिनेटिव एज एडजेक्टिव हो जाता है। आई हैव नो हाउस टू लिव इन, तो हाउस के बारे में बतलाया जा रहा है कि आपके पास कोई मकान नहीं है। मकान नहीं है क्यों? टू लिव इन, तो ये क्या है? इन्फिनेटिव एज एडजेक्टिव। तो इन्फिनेटिव एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है। आपने देखा कि इन्फिनेटिव एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है क्योंकि वो नाउन को क्वालिफाई करता है। अब एक नई स्थिति देखिए, इन्फिनेटिव एज एन एडवर्ब। तो एडवर्ब कब होगा? वो जब वह किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा तो वो एडवर्ब हो जाएगा। तो आप एक सेंटेंस देखिए, दिस बुक इज इजी टू रीड, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और इजी क्या है? आसान, ये एडजेक्टिव है। तो टू रीड क्या हो गया? इजी क्या है? पढ़ना, तो टू रीड क्या हो गया? यहां पर एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा है, इसलिए यह एडवर्ब हो जाएगा। तो इन्फिनेटिव एडवर्ब का भी काम कर सकता है। अब एक एग्जांपल और देखिए, द केक इज डेलिशियस। डेलिशियस मीन्स स्वादिष्ट, तो डेलिशियस क्या है? एडजेक्टिव। और डेलिशियस टू ईट, खाने में डेलिशियस है, तो ये टू ईट इसकी विशेषता बतला रहा है। तो जो एडजेक्टिव की विशेषता बतलाएगा वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब। तो इन्फिनेटिव एडवर्ब का भी काम कर सकता है। और एक अगली स्थिति कि इन्फिनेटिव क्वालिफाइंग द होल सेंटेंस, कि पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है यह। जैसे एक उदाहरण देखिए, आई क्वाइट फॉरगॉट माई प्रॉमिस, मैं अपना प्रॉमिस बिल्कुल भूल गया। टू टेल द ट्रूथ, यदि सच कहूं, यदि सच कहूं तो मैं अपना प्रॉमिस पूरी तरह से भूल गया। तो इस पूरे सेंटेंस को ये क्वालिफाई कर रहा है। तो दिस एक्सप्रेशन टू टेल द ट्रूथ इज क्वालिफाइंग द होल सेंटेंस। टू बी ऑनेस्ट, ही इज नॉट गोइंग टू हेल्प हर, कि वह उसकी मदद नहीं करने वाला है। अगर मैं ईमानदारी पूर्वक यह बात कहूं तो मैं जानता हूं कि वह उसकी मदद नहीं करने वाला है। तो ये जो पूरा वाक्य है उसको ये इन्फिनेटिव क्वालिफाई करता है। तो इस तरह हमने देखा 7 यूसेज ऑफ इन्फिनेटिव। फर्स्ट, इन्फिनेटिव एज सब्जेक्ट। सेकेंड, इन्फिनेटिव एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। थर्ड, इन्फिनेटिव एज अ कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ, इन्फिनेटिव as the object of a preposition. Fifth, infinitive can also act as an adjective. Sixth, infinitive can act as an adverb also. And seventh, it can qualify the whole sentence also. अब हम infinitive के कुछ स्पेशल यूजेस देखेंगे। पहला यूज, enough के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग
होता है। आप एक सेंटेंस देखिए, शी इज इंटेलिजेंट एनफ फॉर लर्निंग इंग्लिश, कि वह पर्याप्त इंटेलिजेंट है इंग्लिश सीखने के लिए। तो अक्सर आपको जिरंड लगाकर एरर दिया जाता है, लेकिन एनफ के बाद आप जानते हैं कि जिरंड का प्रयोग नहीं होता है, टू प्लस V1 का प्रयोग होता है इंफिनिटिव का। इसलिए ही इज इंटेलिजेंट एनफ फॉर लर्निंग लिखना गलत हो जाएगा। आपको लिखना होगा ही इज इंटेलिजेंट एनफ टू लर्न इंग्लिश। जैसे ही इज मैच्योर एनफ फॉर हैंडलिंग दिस सिचुएशन, आप नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे ही इज मैच्योर एनफ टू हैंडल द सिचुएशन, क्योंकि आपको 2 प्लस V1 चाहिए। तो एनफ के साथ आप ध्यान रखें कि इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। अक्सर आपको प्रीपोजिशन प्लस जिरंड लगाकर एरर दिया जाता है। एक दूसरी स्थिति देखिए, टू के साथ 2 प्लस V1 का प्रयोग होता है। ही इज टू पुअर टू बाई ए कार। यह वाक्य देखने में अफर्मेटिव लगता है, लेकिन दरअसल इसका निगेटिव अर्थ होता है। इसका मीनिंग क्या हो रहा है? ही इज टू पुअर टू बाई ए कार, कि वह इतना गरीब है कि कार नहीं खरीद सकता है। कभी कभी आपको रिमूव टू भी आता है कि टू को रिमूव कर दीजिए। तो इसमें अगर टू को आप रिमूव करेंगे तो वाक्य कैसे बनेगा आपका? कि ही इज सो पुअर दैट ही कैनॉट बाई ए कार। इस सेंटेंस का यही अर्थ हुआ कि वह इतना गरीब है कि कार नहीं खरीद सकता है। तो अगर आपको रिमूव टू करना है तो आपका वाक्य इस तरह से बनेगा, ही इज सो पुअर दैट ही कैनॉट वॉक, ही इज सो पुअर दैट ही कैनॉट बाई ए कार। अगर आपको लिखा हुआ ही इज टू वीक टू वॉक, तो इसका मतलब है कि वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता है। ही इज टू वीक टू वॉक, इसको अगर हम रिमूव करेंगे तो हमारा वाक्य क्या बनेगा? ही इज so weak that he cannot walk। और आप देखें कि नो के बाद हाउ, व्हेन, वेयर, वाई का प्रयोग कर इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। अक्सर एरर में आपको इस तरह के वाक्य मिलते हैं, शी नोज टू प्ले ऑन द हारमोनियम। तो इंफिनिटिव तो है, इसके पहले आपको लिखना होगा she knows how to play on the harmonium। I know how to solve the errors। I know where to read। I know when to start the work। तो नो के बाद इन शब्दों का प्रयोग करने के बाद इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। अक्सर आपको इन शब्दों को छोड़कर एरर दिया जाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि नो के बाद अगर इंफिनिटिव आएगा तो उसके बाद हाउ, व्हेन, वेयर, वाई का प्रयोग आप अवश्य करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।